नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यदि समीकरणों का निकाय ये दिया हुआ है, प्रोसेस ए यूनिक सोल्यूशन देन, मतलब कि एक अद्वितीय हल रखता हो, मतलब कि इस फंक्शन के लिए आपको एक यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि इस फंक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन कहां से बिलोंग करता होगा, किस चैप्टर से बिलोंग करता होगा। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इसको यूज करके आप एक मैट्रिक्स बनाइए, तो क्या बन जाएगा, 2 1 -1 1 -1 एंड +2 3 -2 एंड म्यू, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब कि म्यू की वैल्यू क्या हो जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए एक यूनिक सोल्यूशन प्रेजेंट करता हो। तो सबसे पहली चीज, यदि कोई भी फंक्शन एक यूनिक सोल्यूशन देता होगा तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो यही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आइए समझते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको फाइंड आउट करें तो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका एक्सपेंशन करेंगे और डज नॉट इक्वल टू 0 लेके कंसीडर करते हुए चलेंगे। आइए भाई किया जाए, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं क्या, हाँ नेक्स्ट पेज ही ठीक रहेगा। तो ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो 2 1 -1 2 1 -1 1 -2 1 -1 +2 और क्या है भाई 3 -2 एंड म्यू, 3 -2 एंड म्यू, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस म्यू माइनस 2 2 जा -4, ये मिल जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं, बहुत ढेर सारा ब्रैकेट लगाने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में माइनस म्यू माइनस माइनस +4 -1 क्या मिल जाएगा, म्यू -6 -1 क्या मिल जाएगा, -2 प्लस का 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा -2 म्यू +8 माइनस म्यू प्लस का 6 माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो -3 म्यू प्लस 8 से 14 14 2 16 यानी कि प्लस का 13 आ जाएगा। और फॉर द यूनिक सोल्यूशन, फॉर द यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन क्या मिल जाएगा भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लेके चलेंगे कि -3 म्यू प्लस 13 डज नॉट इक्वल टू 0, देन ट्रांसफर करिए, क्या हो जाएगा, 3 म्यू इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 13, तो म्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 13/, ये म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, फॉर ए यूनिक सोल्यूशन। आइए भैया देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू डज नॉट इक्वल टू 13/3 13/3 13/3, आइए 13/3, ओहो हाँ ठीक है। अरे यार सॉल्यूशन करने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दो ऑप्शन एक साथ मैच कर रहे हैं, यानी सिंपल सी बात है यही ऑप्शन सही होना चाहिए था, 13/3 13/3। चलिए ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4 जो आपको ठीक लगे वो लगा लीजिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कहाँ एक, हाँ, इफ a is equal to 1 4 9 4 9 16 9 16 25 then the value of determinant of 3a, ओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पूछा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a पूछा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यदि हम बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का है, यानी 3 ऑर्डर का है, ठीक है। कह दो सर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्यों बता रहे हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना है सीधे सीधे, बहुत आसान काम है, क्या कर दे सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर दीजिए, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अरे नहीं बेटा रुक जाओ थम जाओ, ठीक है, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a डज नॉट इक्वल टू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में
3 का मल्टीप्लाई कर दो और डिटर्मिनेंट ऑफ 3a कहो, दोनों सेम होता है? नहीं, दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है, दोनों सेम नहीं होता है। तो आइए समझते हैं फिर क्या होता है सर फिर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लोगे, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालने के लिए जो फार्मूला मिलेगा आपको, k पावर n, ठीक है, k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मिलेगा k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कह दो k क्या है और n क्या है। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और k इज मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ, या आप कह सकते हो नेचुरल नंबर ऑफ, या मल्टीप्लाई जितने का है। तो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई 3 का है, तो 3 इंटू पावर n, n क्या है, तो n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 लिख दो, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो मिल जाएगा वही आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कह दो सर तब तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा ना। हाँ बेटा बिल्कुल निकालना पड़ेगा, आओ निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, 1 9 इंटू 25 माइनस 16 इंटू 16 माइनस 4 4 इंटू 25 माइनस 16 इंटू 9 प्लस 9 16 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 9, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा भाई, 9 गुणे 25, ठीक है, 9 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 25 225, माइनस 16 गुणे 16 144, पक्का नहीं 144 कैसे, 256 आना चाहिए, बोलो बेटा। 16 गुणे 16 कितना हो जाएगा, 16 दाम में 107 का 96, 160 40, हाँ 256 आना चाहिए, 256 माइनस 4 है, 1 का मल्टीप्लाई था, कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 चौका 100 गुणे 4, मतलब कि माइनस का 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 9 144, 144 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 144 गुणे 4, 4 चौका 16 को 6 हासिल लगा 1, 4 चौका 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 कम 4 1 5, 576 कितना हो जाएगा, प्लस का 576 प्लस 16 चौका 64 9 9 81, यानी कि ये 64 हो जाएगा, 16 चौका 64 और 81, तो 81 सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, 64 और 6 70 10 80, यानी कि 17 आ जाएगा, माइनस का 17, और माइनस का 17 में 9 का गुणा करना है, माइनस के 17 में 9 का गुणा कर दीजिए, तो ये माइनस आ जाएगा 17 गुणे 9 कितना हो जाएगा 163, 17 धाम में 170 और 70 घटा दीजिए, 170 153 आ जाएगा, ठीक है 153। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 225, देखो भाई थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 225 माइनस 256 कितना हो जाएगा, ये 225 और 56 यानी कि 30 20 50 6, यानी 6 में से 5 गया 1, 5 में ये 3 हो जाएगा, ये 2 में से 2 गया 0, माइनस का आ जाएगा, ये 400 ये 500, मतलब ये प्लस का 176 आ जाएगा, माइनस 153 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि इसको देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस का 176 माइनस 184 कितना हो जाएगा, 176 माइनस 184 कितना हो जाएगा भाई, 176 माइनस 184 यानी कि 4 इधर 4 इधर, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8 आया, यानी फाइनल आंसर नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, 3 पावर 3 इंटू माइनस का 8, 3 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 27, 27 गुणे माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 7 56 के 6 80 लगा 5, 8 दूना 16 5 21, माइनस का 216, माइनस का 216, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा था लेकिन इजी था क्वेश्चन, ठीक है, माइनस का 216 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेंदी था, आपको पता ही है कि मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, कैलकुलेटिव बेस होते हैं, लेकिन ईजी होते हैं, जैसा कि इसमें भी आप देखो थोड़ा कैलकुलेटिव बेस था लेकिन ईजी था, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा, आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन
to three student X, Y, and Z who changes of solving it are 1 by 4, 1 by 5, and 1 by 6 respectively, then the probability that problems will be solved each. गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थी X, Y तथा Z को दिया गया है, ये Z है, ठीक है, Z को दिया गया है, जिनके प्रश्न को हल करने की प्रायिकताएं 1 by 4, 1 by 5 एंड 1 by 6 है, तब प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या है? प्रश्न के हल होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो देख बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज x द्वारा प्रश्न के हल होने की प्रायिकता 1/4 है, शायद 1/4 है, ठीक है, और y द्वारा प्रश्न के हल होने की प्रायिकता 1/5 है, और z द्वारा प्रश्न के हल होने की प्रायिकता 1/6 है। तो यदि मैं ये कहूं कि x द्वारा प्रश्न के हल न होने की प्रायिकता यदि बात की जाए तो 1 - 1/5 यानी 3/4 आ जाएगा, ठीक है, 3/4 आ जाएगा। और यदि y द्वारा प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता, डैश लिख देते हैं इसको, ना हल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 4/5 आ जाएगा। और z द्वारा प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता की बात की जाए कितनी आ जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो अब प्रश्न हल होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है, तो हम ये निकाल लेते हैं प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता। प्रश्न न हल होने की प्रायिकता यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, x डैश इंटू वाई डैश इंटू जेड डैश, क्या मिल जाएगा, 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ये क्या मिला हमें, ये प्रश्न न हल होने की प्रायिकता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता। तो प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता यदि 1/2 है, प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता 1/2 है, तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर क्या मिलेगा तुम्हें, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता आपको पता है 1 माइनस ना होने की प्रायिकता 1/2। जब आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, यानी प्रश्न हल होने की प्रायिकता 1/2 आंसर आएगा। कितना आएगा, तब प्रश्न के हल होने की प्रायिकता 1/2, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2, करेक्ट। इतनी बातें समझ में आ गई क्या बेटा? यदि बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओहो, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन की इंटीग्रेशन का। कुछ लोग तो कह रहे हैं पागल हो गए हैं क्या सर। देखो बेटा, एक इंटीग्रेशन फंक्शन दिया है और केवल मैं यदि तुमको समझाने का प्रयास करूं तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। तो क्यों सर, क्योंकि केवल और केवल यदि आपको फार्मूला याद होगा, केवल और केवल यदि आपको फार्मूला याद होगा तो फार्मूले पर क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में x² + 6x - 7, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में x² - 6x + 7 dx। क्वेश्चन यही है, एक बार चेक कर लिया जाए, एक बार चेक कर लिया जाए, x² + 6x - 7, हाँ उल्टा हो गया, चेक सही कर लिया जाए भाई, ठीक है, x² + 6x - 7, ठीक है। सबसे पहली चीज, ऐसे फंक्शन को सॉल्व कैसे करोगे ना, सबसे पहली चीज देखो, रूट के अंदर यदि कोई फंक्शन है तो या तो वो फार्मूला बन रहा होगा, या तो फार्मूला बनना होगा साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का, ऐसा कुछ, या तो रूट के अंदर यदि फंक्शन है तो वो फार्मूला बन रहा होगा 1 अपॉन रूट के अंदर u² - x² का, या x² - a² का, ठीक है। अब ऐसे केस में कहते तो सर हमको कैसे पता चलेगा, तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है या पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाओगे कैसे, तो देखो x² माइनस प्लस का 6x - 7, पूर्ण वर्ग बनाने की कंडीशन क्या होती है कि x² के मल्टीपल में कुछ नहीं होना चाहिए और x के मल्टीपल में जो फंक्शन है उसका हाफ करके, ठीक है, उसका हाफ करके जोड़ा और घटाया जाएगा, ठीक। तो यदि इसका हाफ किया जाएगा तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, 3 का स्क्वायर यदि जोड़ देते हैं और घटा देते हैं तो ये बन जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × x, ये लिख सकता हूं।
और इसे लिख सकता हूं माइनस का 16, क्योंकि -9 -7 मिलकर -16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो बेटा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, बन जाएगा। तो मैं इस फंक्शन को चेंज करके यहां पे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, यानी मैं इसे लिख सकता हूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर dx। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, यानी ये हमारा मिला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर। फार्मूला क्या बनता है सर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू फार्मूला बनता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसा, ठीक है, ऐसा बनता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसा बनता है। तो सिंपल सी कंडीशन में यदि x की वैल्यू x प्लस 3 है तो मैं इसको लिखना चाहूं तो इंटीग्रेट करके क्या मिल जाएगा, लॉग x प्लस 3 प्लस रूट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस सी, यही ना मिलेगा फाइनल? बोलो बेटा, यदि इसकी बात की जाए तो अब देख लेते हैं ये फाइनल आंसर तो मैच कौन सा कर रहा है। log x प्लस 3 प्लस, अच्छा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ये जो फंक्शन हमने इस फॉर्म में लिखा है इसको वापस इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी क्या मिल जाएगा, log मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट के अंदर ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 प्लस सी, ये मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यदि ऑप्शंस की बात करें log x प्लस 3 प्लस ये वाला, ठीक है, x प्लस 3 ये वाला, यानी log x प्लस 3 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलो, यदि इतनी बातें क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नंबर 19 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 जो दिखाई दे रहा है वो क्या कह रहा है, द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के। एक वेक्टर आर ये दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर आर ये दिया हुआ है। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो d इज इक्वल टू होता है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2 अपान मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा और क्या मेथड आप यहां पे अप्लाई करने वाले हो। तो सबसे पहली चीज बेटा, आप यहां से यदि ये जो वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, जो वेक्टर आर आपको दिया है, उसमें यदि बात किया जाए तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी होता है। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी होता है, ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में फंक्शन आपको दिखाई देता है। अब इस फॉर्मेट में यदि फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाल लोगे आप। यहां से वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालोगे तो जनरली हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम इसे b1 और a1 के नाम से डालेंगे। तो इसे मैंने r1 वेक्टर कह दिया, इसे a1 वेक्टर कह दिया और इसे b1 वेक्टर कह दिया। तो यदि मैं इसी आधार पे यदि पहले वाले इक्वेशन से तुलना करा दूं, इस वाले इक्वेशन से यदि मैं तुलना करा दूं इसकी, तो वहां से आपको a1 वेक्टर जो मिल जाएगा, a1 वेक्टर जो मिल जाएगा, a1 वेक्टर, ठीक है, a1 वेक्टर जो मिल जाएगा आपको यहां से वो मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर के कैप नहीं है इसलिए हम केवल आई कैप प्लस जे कैप लिखेंगे। ओके, यहीं से तुलना करके हमने b1 वेक्टर निकाल लिया जाए तो क्या निकलेगा हमारे पास, b1 वेक्टर की वैल्यू देखा जाए तो b1 वेक्टर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आपकी b1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरे वाले इक्वेशन से a2 और b2 निकाल लीजिए। तो a2 वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, a2 वेक्टर मिल जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस
के कैप। और V2 वेक्टर की बात कर लें तो V2 वेक्टर आपको मिल जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, जब बेटा आपके पास A1 A2 आ गया और B1 B2 आ गया, तब डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला आप यूज करोगे वो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। और ये पूरा मॉड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस है, क्योंकि दूरी है ना, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए पूरा फंक्शन मॉड के अंदर रखा जाता है। अब आइए समझते हैं कि सर तब अब यहां से आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि आप यहां पर A2 माइनस A1 वो फाइंड आउट करोगे, उसके बाद B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करोगे, उसके बाद मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करोगे और कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहीं से मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूं, क्योंकि यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। मैं यहीं पर A2 माइनस A1 फाइंड कर लेता हूं। A2 माइनस A1 जो आएगा, आप 2i में से i माइनस करोगे तो i कैप, यहां से j कैंसिल हो जाएगा और माइनस के, और A1 में k है ही नहीं तो माइनस k कैप आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये फंक्शन आपको मिलेगा। A2 माइनस A1 की वैल्यू आएगी i कैप माइनस k कैप। ठीक है, i कैप माइनस k कैप, ये A1 माइनस A2 की वैल्यू आ गई। यहीं से यदि मैं B1 क्रॉस B2 निकाल लूं, ठीक है, B1 क्रॉस B2 निकाल लूं तो क्या तरीका होगा बेटा? i j k 2 माइनस 1 प्लस 1 3 माइनस 5 प्लस का 2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, जब आप इस फंक्शन को कैलकुलेट करोगे तो इस फंक्शन को कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। मैं यहीं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। तो फिलहाल के लिए यहीं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। आई एक्सपेंड करना तो आपको आता ही होगा, -2 माइनस -5। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से ब्रैकेट में रख लीजिए, -5, फिर माइनस जे, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 -3 प्लस के कैप, क्या मिल जाएगा आपको, के कैप की बात करें -10 प्लस का 3। जब आप इसे फाइनल कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, आप इसको संभाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगी -2 और +5, यानी कि प्लस 3i माइनस जे कैप, और इधर हो जाएगा माइनस का 7k कैप, 7k कैप, ये आ जाएगा आपका B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे जहां पे हम लोग फार्मूला लिखे तो वहीं पे लिख लेते हैं। मैंने अभी क्या निकाला बेटा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप, और B1 क्रॉस B2 हम लोगों ने निकाला, ये आपने निकाला, आप यहां से देख लो, ध्यान से इसको देखना। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो क्या मिला हुआ है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, तो 3i कैप माइनस जे कैप माइनस का 7k कैप। ठीक है, यहीं पे मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 भी निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2 भी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा बेटा, रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस यानी 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, इक्वल टू ये कैलकुलेट होकर रूट में 59 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये रूट में 59 आ जाएगा। तो अब इसी फार्मूले में हम पुटअप कर लेते हैं, A2 माइनस A1 जब आप पुटअप करोगे तो आई कैप माइनस के कैप ब्रैकेट में B1 क्रॉस B2 कितना आया बेटा, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस का 7k कैप। ठीक है, अपान में रूट में 59, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू है ना बेटा, रूट में 59 मॉड के अंदर रख लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, आई का आई के साथ कराएंगे तो 3 आ जाएगा, और के जे तो है ही नहीं, के का के साथ कराएंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, यानी अपान में रूट 59। जब आप इसे फाइनल कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 बाई रूट में 59, 10 बाई रूट में 59। आप ऑप्शन देख लीजिए, अब 10 बाई रूट में 59 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बेटा यहां जो दिख रहा है, यहां तो कोई भी ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 10/59 ऐसा दिख तो रहा है लेकिन दूसरे तरीके का है। तो अब ध्यान से देखोगे तो 10/√59 है, तो एक काम करो, 59 रूट के अंदर यहां भी मल्टीप्लाई कर दो और यहां डिवाइड कर दो,
जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर 10 रूट में 59 अपान में 59 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना डिस्टेंस दो वेक्टर्स के बिटवीन है जो वेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है। जिसके हिसाब से यदि आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा? चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। इस स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस fx इज इक्वल टू x log x बेस e, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन में उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। न्यूनतम मान पूछा हुआ है। अब उसका न्यूनतम मान पूछा है तो उसका न्यूनतम मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस फंक्शन का न्यूनतम मान पूछा है तो जनरली जब हम किसी फंक्शन को कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके उसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट यदि उसी फंक्शन में पुटअप कर दी जाए तो क्रिटिकल पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या आएगी उस फंक्शन का पता चल जाएगा। तो वही काम हम लोग यहां भी करेंगे। आइए थोड़ा सोल्यूशन देखते हैं यहीं पर, ठीक है। यहीं पर सोल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बेस ई, ठीक है बेटा, एक्स लॉग एक्स बेस ई। क्या करते हैं एफ डैश एक्स, यानी एक बार डिफरेंशिएट करिए तो क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो log x का 1/x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा 1 प्लस log x बेस e, ठीक है बेटा। अब यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फंक्शन को जीरो इक्वेट करोगे, ठीक है। जब इस फंक्शन को जीरो इक्वेट करोगे यानी 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा log x इज इक्वल टू -1। तो यहां से आ जाएगा e पावर -1 इज इक्वल टू x। ये लॉगरिथम प्रॉपर्टी जो होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इसको लिखा जा सकता है e पावर -1 इज इक्वल टू x। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1/e, ठीक है, x इक्वल टू 1/e। ये वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, ये वैल्यू हो गई आपकी इस फंक्शन की क्रिटिकल मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी गई ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिला, मतलब इस पॉइंट पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो क्या करना है, x की जगह 1/e रख पुटअप कर देना है। जब x की जगह 1/e पुटअप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, f 1/e इज इक्वल टू 1/e log 1/e बेस e। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/e इंटू ई पावर, सॉरी इसे मैं लिख सकता हूं log e पावर -1 बेस e। ये माइनस ई आगे चला जाएगा, ठीक है, -1 आगे चला जाएगा तो -1 अपान ई इंटू लॉग ई बेस ई, ठीक है, log e बेस e। तो ये क्या मिल जाएगा log e बेस e, यानी log की एक प्रॉपर्टी होती है log a बेस a इक्वल टू 1 होता है, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि फाइनल वैल्यू मिल जाएगी -1 अपान ई। क्या मिल जाएगी बेटा, -1 अपान ई। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ए फेयर डाई इज रोल्ड repeatedly the probability that the first time one occurs at the even throw। मतलब क्या कह रहा है, यदि इस फंक्शन को मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि हम एक डाइस को बार बार फेंकें, बार बार एक डाई को मतलब पासे को बार बार फेंका जाए तो बार बार फेंकने पर प्रोबेबिलिटी बताइए कब की, जबकि उसका इवन थ्रो हो और उसके इवन थ्रो में 1 आने की प्रोबेबिलिटी। इवन थ्रो का मतलब क्या है सर, इवन थ्रो का मतलब है जैसे कि आपने पहला बार पासा फेंका, ठीक है, तो पहली बार जब पासा फेंका तो उसे 1 काउंट करोगे ना, 1, ठीक है। जब आप दूसरी बार पासा फेंकोगे तो उसे क्या काउंट करोगे, 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4। तो पहली बार वो ऑड नंबर है ना, दूसरी बार जो इवन मतलब कि दूसरी बार जो 2 संख्या है वो इवन नंबर है। तो दूसरे बार पासे पर मतलब कि दूसरे बार पासे का मतलब जब दूसरी बार आपने डाइस फेंका है तब 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। फिर 3 पे नहीं चाहिए, उसे 4 पे चाहिए, यानी चौथे नंबर पे जब आपने पासा फेंका तब डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है।
ठीक है बेटा, आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज, यदि किसी पासे को यदि आप फेंकते हो रैंडमली, तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकर्स वन, प्रायिकता। ठीक है, एक आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 1/6। ठीक है, एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ठीक है, और एक ना आने की प्रायिकता क्या होगी? एक ना आने की प्रायिकता, एक ना आने की प्रायिकता, एक ना आने की प्रायिकता यदि बात की जाए, तो एक ना आने की प्रायिकता यानी 1 - 1/6, क्योंकि 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दीजिए सर। ठीक है, 1 में से माइनस कर दिया, 1 में से माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? 6 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6, 5/6। तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है मैं इसे P कंसीडर कर लेता हूं, और 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी यदि बात की जाए तो मैं इसे Q कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है बेटा, बोलो। यदि इतनी बातें क्लियर हैं, तो अब सामान्य तौर पे हमें हर एक इवन थ्रो में चाहिए, हमें ऑड थ्रो में नहीं चाहिए, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इस थ्रो में नहीं चाहिए। इस थ्रो की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी नहीं गई है, हमसे केवल पूछेगा सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, 8 या 10th, ये वाले समय में। ठीक है, तो अब ऐसे समय में यदि बात की जाए, तो सामान्य तौर पे यदि सेकेंड थ्रो में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सेकेंड थ्रो में यदि इवन थ्रो की बात कर लें, इवन थ्रो में 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू कितना हो जाएगा बेटा? तो 1/5 इंटू, सॉरी 1/6, 1/6 इंटू 5/6 इक्वल टू 5/36, ये 5/36 इवन थ्रो में। ठीक है, जब ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, जब ऐसे ही आगे बढ़ोगे, जब हम फोर्थ टर्म की बात करेंगे, फोर्थ टर्म की बात करेंगे, फिफ्थ टर्म की बात कर, सॉरी 6 टर्म की बात करेंगे, फिर 8 टर्म की बात करेंगे, फिर 10 टर्म की बात करेंगे, ऐसे ऐसे इवन थ्रो इनफाइनाइट लेवल तक बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में हर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन थ्रो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन थ्रो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन थ्रो इक्वल टू P2 प्लस P4 प्लस P5, सॉरी P6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। तो इस टर्म में यदि आप देखोगे तो ये सीक्वेंस बनेगी, और ये सीक्वेंस जो बनेगी वो इनफाइनाइट टाइम तक बनेगी। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम तक यानी एक सीरीज बनेगी, जीपी सीरीज बनेगी, जिसे गुणात्मक श्रेणी कहते हैं या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल सीरीज के अंदर आपका फर्स्ट टर्म तो ये है, ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। तो जब आप यहां से फर्स्ट टर्म की बात करो, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/36। ठीक है, 5/36। जब सेकेंड टर्म की बात, इसमें डिफरेंस की बात करोगे, जिसे रेशियो आर कहते हो, ठीक है, क्योंकि जीपी बनेगा तो ए और आर होगा, आर की बात करोगे तो ये क्या बनेगा? 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर जो बनेगा उसे हम 25/36 लिख सकते हैं। ये ए और आर की वैल्यू हो गई। अब 25/36 लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है? ठीक है, जीरो से बड़ा, सॉरी लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो है? तो सामान्य तौर पे ये दिख रहा है कि एक से बड़ा है, छोटा तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में, सॉरी एक से छोटा है, ठीक है, एक से छोटा है। ऐसे केस में जब गुणोत्तर श्रेणी बनती है, तो वहां पर जो इसका सम आता है वो फार्मूला बनता है a/1 - r, a/1 - r। तो a की वैल्यू आपको तो पता ही है 5/36, सॉरी a/1 - r ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 1/36 डिवाइडेड बाई 1 - r। लेकिन ये जो r की वैल्यू है वो कितनी है? 25/36। तो ठीक है, मतलब r की वैल्यू 5/6 है, स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा इसको? क्या मिल जाएगा भाई? सिंपल सी बात, हम इसको लिखा जा सकता है, तो 25/36, 25/36 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा 5/36 माइनस 25/36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा? 5/11, 5/11, यानी यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है, इफ द फंक्शंस एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन है जो एफ एक्स से डिफाइंड है, जहां पर ए एक्स माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, if x greater than or equal to 5 and bx plus 5 if x less than 5 it is continuous at x equal to 5। तो क्वेश्चन हमसे सीधे सीधे कह रहा है कि यदि एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड है, इस प्रकार से परिभाषित है, तो बताओ कि x इक्वल टू 5 पर यह कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। ठीक है, तो सामान्य तौर पे देखो भाई, हमसे केवल ये नहीं पूछा है कि कंटिन्यूअस, नहीं नहीं इज कंटिन्यूअस, मतलब x इक्वल टू 5 पे कह रहा है कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमसे क्या क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है कि तो संभव है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है इसके लिए। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है। ठीक है, यदि कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होती है तो उसकी एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इतना। ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर बैठे हो, आपको अपने मार्क्स से मतलब है, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है केवल। ठीक है, आपको वहां एक्सप्लेन नहीं करना है बोर्ड एग्जाम की तरह कि आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दोगे कि सर ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, बस जानने के लिए इतना जानते रहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। डायरेक्ट आप उस फंक्शन, उस पॉइंट पर वैल्यू पुटअप करिए और दोनों को इक्वेट करा दीजिए। ठीक है, तो आप एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन, यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, तो एफ 5 रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 5 इंटू ए माइनस वन, ये मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। और एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 5, एफ एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, तो एफ 5 पे निकाल लीजिए 5b प्लस 5, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिल जाएगा, 5a माइनस वन इज इक्वल टू 5b प्लस 5। ट्रांसफर करिए, क्या मिल जाएगा आपको, 5a माइनस 5b इज इक्वल टू, ये माइनस में है, ट्रांसफर करेंगे 5 प्लस 1 आ जाएगा। यानी क्या मिल जाएगा, दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 6। यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। यानी आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है और ये आपका राइट आंसर है। ओके बेटा, क्लियर है? कोई परेशानी है तो जल्दी से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके पहले भी एक लेक्चर आपको डिलीवर हुआ है, यदि उसमें भी किसी प्रकार की कोई डाउट रह गई है आपकी, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, जो एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप हर बार देखोगे जितने भी एनसेट के एग्जाम हुए हैं, हर एक एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कह दो सर ऐसे क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा इतना लेंदी क्वेश्चन, हाँ तो बेटा बस केवल टाइम खराब करना है आपका। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप टाइम खराब करोगे ही करोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन क्या बनना चाहिए। लेट a इज इक्वल टू 2, -3, 3, 4 बी ए मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0 वेयर i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। यानी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी जो i है ये 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्सम का व्यू है। ठीक है, तो जीरो इज ए सॉरी, अच्छा हाँ, तो यहां क्या लिखा है भाई, ये मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, तब हमसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है और इसके बिहाफ पे हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आइए मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2, -3, 3 एंड 4। ठीक है, 2, -3, 3 एंड 4, और हमसे कंडीशन क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i।
6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0। और इसका यूज करके हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, बताना है कि ए इनवर्स कितने के बराबर होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं एक प्रॉपर्टी बता दूंगा आपको कि ए इनवर्स रिटर्न मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू आई। मतलब सिंपल सी बात है, यदि आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स उसके मेन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल क्या मिलेगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। और एक बात और समझ लीजिए, यदि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो मैट्रिक्स मिलेगा, या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो भी वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ठीक है? ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। मैं इस प्रॉपर्टी को यहां रख दे रहा हूं, ठीक है? तो मैं इस प्रॉपर्टी को यहां रख दे रहा हूं, आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? आइए अब समझते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0। क्या करना है सर? कुछ नहीं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है? ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इनवर्स इंटू ए, ये स्क्वायर फॉर्म में है तो मैं इसे ए 2 बार लिख दे रहा हूं, माइनस 6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो सिंपल सी बात है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई बनेगा, आई इंटू ए माइनस यहां पर 6i बन जाएगा, प्लस यहां पर क्या बन जाएगा? ए इनवर्स इंटू आई यानी 17 ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहां से किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हो तो वो आइडेंटिटी बनती है, सॉरी वो मैट्रिक्स बन जाती है, माइनस 6i प्लस 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। आप 17 ए इनवर्स को छोड़कर बाकी को ट्रांसफर कर लीजिए। बाकी को ट्रांसफर करेंगे तो 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6i, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये बनेगा क्या? तो जब आप ए इनवर्स की बात करोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 ब्रैकेट में 6i माइनस ए। अब ए की वैल्यू तो आपको दे रखी है ना, ए की वैल्यू तो दे रखी है, कहते सर पुटअप कर दीजिए, पुटअप करके सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर। लेकिन यदि आप यहां ऑप्शंस को देखोगे तो आपको कैलकुलेट करके कुछ नहीं दिया है, मैट्रिक्स ए के फॉर्म में ही आंसर दिया है। मैट्रिक्स ए के फॉर्म में दिया है आंसर, तो 1/16 नहीं 1/17, 1/17 तो सब में दिख रहा है भाई। फिर हमारे पास क्या आया है? 1/17 6i माइनस ए, यानी 1/17 6i माइनस ए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? चलो वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे ये रहा, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, देन आर इज, मतलब एक फंक्शन दे रखा है fx जो कि a कॉमा बी सच दैट आर ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तब बताना है कि आर कौन सा रिलेशन है, आर कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहली चीज आप यहां समझो ध्यान से, सॉरी, यदि हम रिलेशंस को समझने की बात करें तो यदि हमारे पास सिलेबस में यदि रिलेशंस की बात करें तो हम 3 प्रकार के रिलेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। एक को स्वतुल्य कहा जाता है, ठीक है, एक को सम्मित कहा जाता है, और एक को संक्रामक कहा जाता है। जिसे यदि मैं कहना चाहूं तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि एक को रिफ्लेक्सिव कहा जाता है, सिमेट्रिक कहा जाता है, और ट्रांजिटिव कहा जाता है, ठीक है, यानी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक है। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। अब ये फंक्शन हमारा कौन कौन सा संबंध स्थापित कर रहा है, यदि उसकी बात करें तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि स्वतुल्य की बात करें, यानी आप रिफ्लेक्सिव की बात करोगे, यदि आप रिफ्लेक्सिव की बात करोगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि यदि कोई एलिमेंट सेल्फ का सेल्फ के साथ रिलेशन फाइंड आउट करता है, सेल्फ का सेल्फ के साथ यानी खुद का खुद के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेट जो हमारे पास है वो नेचुरल नंबर का सेट है,
नेचुरल नंबर का सेट है यदि, तो नेचुरल नंबर में सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, जो नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आओ भैया देखते हैं। अब यदि मैं रिलेशन की बात करूं तो ए, यहां पर रिलेशन क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो यदि मान लो कि मैंने कोई नंबर लिया, ठीक है, मान लो एक सेट मैंने बनाया 1,2, 1,2, ठीक है, या स्वतुल्य है तो 1,1 ही बना लेते हैं, ठीक है, 1,1 ही बना लेते हैं। तो एक का एक के साथ संबंध, और एक का एक के साथ संबंध निकालोगे तो ये बताओ कि ए यानी 1 जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा क्या? देख भाई, 1 जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो क्या वो एक के बराबर है क्या? एक के बराबर। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि सर 1 तो सबका होता है ना, आप कोई और नंबर लेके बताओ, ठीक है, तो दूसरा नंबर ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं। यदि हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर जो आएगा वो 4 आएगा, 4 आएगा। अभी बताओ 4 इस वाले 2 से बड़ा है कि नहीं है? तो रिलेशन हमारा क्या कह रहा है, या तो बराबर होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा ही है ना, 2 से बड़ा ही है, यानी सिंपल सी बात है, ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब सिमेट्री चेक कर लेते हैं। सिमेट्री यानी क्या कहते हैं भाई, सिमेट्री को हिंदी में भूल गया मैं, ठीक है, सममित, ठीक है, सममित मैं चेक कर लेता हूं। सिमेट्री किसे कहते हैं? सिमेट्री की कंडीशन होती है एक छोटी सी, कि ए का रिलेशन यदि बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो आओ भैया मान लेते हैं इसके लिए कोई दो एलिमेंट 1,2 ले लेते हैं, ठीक है, यदि 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, यानी 1 लेते हो तो 1 लेने पर 1 जो है मतलब कि 1 का स्क्वायर, 1 का मतलब दो एलिमेंट लिए 1 और 2, यदि 1 जो है 2 से रिलेटेड है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा ना। तो यदि सम्मित होगा तो सम्मित के लिए 1 रिलेटेड टू 2 है तो 2 रिलेटेड टू 1 भी तो होना चाहिए, मतलब एक का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से भी होना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मैं उसे मानता हूं लेकिन वो भी तो मेरे को माने, ऐसा होगा तभी तो सिंपल सी बात है। अब 2 लेंगे तो 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो 2 जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो 2 के बराबर भी नहीं है और 2 से बड़ा भी नहीं है, यानी ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। यानी इस रिलेशन में फंक्शन स्वतुल्य तो हो सकता है, यानी रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है, लेकिन सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसमें पे ये ऑप्शन खोजने का प्रयास करें तो देखते हैं भैया, दोनों स्वतुल्य हैं, दोनों स्वतुल्य एवं सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं है, तो सम्मित है ही नहीं, काटो, ये ऑप्शन गलत। दोनों स्वतुल्य एवं संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है, मतलब इस ऑप्शन के लिए हमें अभी संक्रामक भी चेक करना पड़ेगा। तो आइए भाई संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक का रिलेशन क्या कहलाता है? संक्रामक के यदि रिलेशंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, यदि हम कहें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूं कि एक 3 दोस्तों का समूह है जिसमें से 2 दोस्त एक दूसरे को डायरेक्टली जानते हैं और तीसरा नहीं जानता है, जैसे होता है ना कि हमारे दोस्त का दोस्त है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली हो गया, जैसे कि यहां पे हम 3 एलिमेंट लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। यदि ए कॉमा बी यानी ए बी से रिलेट करता है और बी सी से रिलेट करता है तो इसका मतलब ए सी से रिलेट करेगा, ठीक है ना। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो इसका मतलब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे केस में यदि बात किया जाए, अब ऐसी अवस्था में बात की जाए कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो सी का संबंध ए से होना चाहिए। तो कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, यदि 3 एलिमेंट की बात करें तो ले लेते हैं ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 नहीं थोड़ा छोटा हो जाएगा, चलो ले ही लेते हैं, क्या करना है, ए इक्वल टू 1 ले लो, बी इक्वल टू 2 ले लो एंड सी इक्वल टू 3 ले लो। 3 एलिमेंट हो गए, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब यदि मैंने ये लिया तो ए का रिलेशन बी से है, तो 1,2 में ए बी से रिलेट कर रहा है क्या? ए बी से रिलेट कर रहा है क्या? तो आपने यही देखा था कि 1,2 में
ए बी से रिलेट नहीं कर रहा था, तभी तो सबमिट नहीं हुआ था, ठीक है। और वही काम जब हम 2 का 3 के साथ कराएंगे तो यहां भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये संक्रामक भी नहीं होगा। यानी केवल बात किया जाए तो ये जो रिलेशन आर है वह केवल और केवल स्वतुल्य होगा, ना तो सम्मित होगा और ना ही संक्रामक होगा, ना ही संक्रामक होगा, ठीक है। तो आइए अब ऑप्शंस देखने की बात करें। तो ऑप्शन में यदि बात की जाए तो सम्मित तो पहले ही नहीं था, अब संक्रामक भी नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फंक्शन जो है वह स्वतुल्य तो है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। क्लियर है बेटा? ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से यदि आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ते हुए एक फंक्शन दिया है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2/3 cosec इनवर्स 2x - 1 इज। मतलब हमसे सीधे सीधे प्रांत पूछा जा रहा है, किसका? इस फंक्शन का। कोसेक फंक्शन है, कोसेक फंक्शन का प्रांत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो एक चीज समझो, यदि कोसेक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका जो प्रांत होगा, ठीक है, ऑप्शन से ही काटने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन से ही काटने का प्रयास करते हैं। 0,1 0,1, तो सिंपल सी बात है भाई, इस फंक्शन की वैल्यू यदि 1 आ जाएगी तो भी -2/3 मिलेगा, तो 0,1 तो मिलेगा ही नहीं, मतलब कि इससे ज्यादा मिलेगा, तो ये हो ही नहीं सकता। 0,1 यानी 0,1, दोनों में अंतर है, उम्मीद है आपको पता होगा 0,1 और इस 0,1 में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप इन दोनों अंतर को मेरे कमेंट करके बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों नहीं होंगे। अब यदि बात किया जाए तो यहां पर -1 लीव है, ठीक है, -1 मतलब 0 कंसीडर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर यदि बात की जाए तो यहां पर -1 तक है और यहां पर 0 तक है, तो -1 छोड़ के लेना है जो पॉसिबल नहीं है, तो यानी 0 छोड़ के -1 चाहिए, -1 चाहिए जो इसमें छोड़ना पड़ेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस फंक्शन के हिसाब से यदि बात की जाए तो -∞ to 0 यूनियन ऑफ 1 to +∞, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन जो है वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू √2i + j - k बोला हुआ है, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स का फॉर्मेशन करता है रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन कह रहा है 24 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो जनरली यदि कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उस एंगल की जो वैल्यूएशन फाइंड आउट होती है, उम्मीद है आपको फार्मूला याद होगा कि अल्फा एंगल यदि फॉर्म कर रहा है तो फार्मूला बनेगा कॉस इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस अपान मॉड ऑफ अल्फा, ठीक है बेटा, मॉड ऑफ अल्फा या अल्फा कह सकते हो, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि सर अल्फा की वैल्यू कहां से आएगी, तो ये वाला अल्फा जो है वेक्टर का दिया हुआ है, या आप इसे ए मान लो, ठीक है, जो मानना चाहो ए मान लो, ए दिया हो तो ठीक है। तो अब ऐसे केस में मॉड ऑफ अल्फा की बात करें या मॉड ऑफ ए की बात करें तो आपको वेक्टर दिया ही है, और जब वेक्टर दिया है तो आप आसानी से उसे निकाल सकते हो, किस तरीके से, रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 + 1 यानी 4 रूट से बाहर होकर निकल के आएगा आपका 2, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी मॉड ऑफ अल्फा, जो भी आप यहां समझो, ठीक है, जो भी आप यहां समझो, ठीक है, उसके हिसाब से बात किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यदि मैं अल्फा की वैल्यू बात कर लूं तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स √2 हो जाएगा, √2/2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 1/√2, और कॉस में 1/√2 कितनी की वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो कॉस 45 यानी अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस π/4। तो फाइनल क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू π/4। इसी तरीके से देखा जाए तो यदि हम बीटा की बात कर ले तो बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो कॉस में 1/2 जो वैल्यू होती है वह कॉस 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, कितनी वैल्यू बेटा, कॉस 60 की। तो कॉस 60 को मैं π/3 लिख सकता हूं, π/3 यानी कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिल जाएगा बीटा की वैल्यू, π/3, ठीक है बेटा। उसी तरीके से यदि मैं गामा इक्वल टू लिखूं तो गामा इज इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स
-1/-2। अब cos में -1/2 कितने की वैल्यू होती है? यदि देखा जाए तो cos में 120 डिग्री की वैल्यू होती है, 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। तो यदि मैं यहां लिखूं तो cos इनवर्स cos 120 डिग्री को रेडियन में यदि लिखना चाहूं मैं तो क्या 2π/3 लिख दूं बेटा? 2π/3 लिख दूं तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/3। तो ये गामा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा बीटा गामा यदि आपको तीनों मिल गया तो अल्फा इज इक्वल टू मिला π/4, बीटा इज इक्वल टू मिला π/3 एंड गामा इज इक्वल टू मिला आपको 2π/3। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? 24 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 24 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू π/4 प्लस बीटा की वैल्यू π/3 प्लस गामा की वैल्यू 2π/3। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये जो फंक्शन मिला, इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा हम उसे आंसर में खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं थोड़ा ध्यान से। 24 यदि एलसीएम लेना चाहें तो 12 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π प्लस 4π प्लस 8π। बोल बेटा, यही ना हो जाएगा? 8π या 4π? ठीक है, क्योंकि 3 से काटोगे 4 से। हाँ ठीक है। 12 2 टाइम्स से हो जाएगा, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, और 15 2 जा 30π आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? 30π। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, यानी कि 24 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 30π। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं क्या दिया है क्या। अरे वाह, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर ये दिया हुआ है 30π। क्लियर है बेटा? कोई परेशानी? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा? इफ x इज इक्वल टू 3 साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 कॉस क्यूब थीटा, देन d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन। क्योंकि आप थोड़ा सा गलती करोगे ना, आप थोड़ा सा गलती करोगे, 2-4 घंटा बिता देगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, और फिर आप रिग्रेट फील करोगे, क्या अरे यार एक डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है मेरे से, एक डिफरेंशिएशन यानी एक अवकलन नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। आओ सोल्यूशन देखते हैं बेटा। सोल्यूशन की बात करें तो x इज इक्वल टू हमें गिवन है 3 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 है, इस साइन थीटा को हम x मान के चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी क्या मिल जाएगा? 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए इसको। ठीक है बेटा, जब ये आपको फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कर लिया, तो अब इसी तरीके से y फंक्शन भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 3 कॉस क्यूब थीटा। जब इसे आप विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा dy बाई डी थीटा। क्या मिल जाएगा? 3 साइन कॉस क्यूब थीटा को इसको x मानिए, तो x पावर 3 यानी 3 आगे आ जाएगा, कॉस पावर 2 थीटा, लेकिन ये x तो है नहीं, तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन थीटा। जब इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो आप आएगा -9 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। ठीक है बेटा, जब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिफरेंस डिवाइड कर दीजिए, जिससे आपको मिल जाएगा dy बाई डी थीटा, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट ना। क्या मिल जाएगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा यहां पर? आपको मिल जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी उल्टा हो गया, इसको एक बार चेक कर लीजिए आप। पहले नीचे वाला फंक्शन रखना है, फिर ऊपर वाला। -9 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इतना कर लिया।
इतना करने के बाद आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा 9 से 9 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, यानी ऊपर कॉस बटे साइन बचेगा माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा। ये फंक्शन आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। लेकिन सर हमसे तो डीवाई बाई डी एक्स तो पूछा ही नहीं ना, हमसे तो पूछा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू यदि हमसे पूछा है तो मैं लिख लेता हूं डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आएगा सर। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं नहीं ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ये क्या लिखा है, इसका मतलब है लिखा है डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यही ना लिखा है बेटा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी टू वाई अपन डी एक्स टू का मतलब तो यही है। यदि इसका मतलब यही है तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, तो इसको मैं डी अपॉन डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा लिख दूं क्या, सॉरी डी एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख दूं क्या, बोलो बेटा। ऐसा लिख दूं तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है क्या, क्योंकि डी थीटा का डिवाइड कर दिया, डी थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, कट के वापस फंक्शन वही बन जाएगा। बोलो बन जाएगा क्या। यदि हां तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको इस वाले फंक्शन को हल्का सा छोटा कर लेते हैं। सॉरी कहां चला गया भाई, अच्छा ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं जहां पर कि डी, इसको मैंने इस फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, यानी मैंने इसको क्या लिखा, डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू डी अपान डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा अपान डी एक्स। तो यदि मैं अब इसको यदि लिखना चाहूं तो डी थीटा अपान डी एक्स मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं डी डी अपान डी थीटा इंटू इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो आपने लिखी ही ना यहाँ पे, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, हाँ माइनस में कॉट एक्स कॉट थीटा, माइनस में कॉट थीटा। यदि माइनस में कॉट थीटा लिखेंगे तो माइनस कॉट थीटा, यानी आपको ये डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब यहां से यदि मैं डी थीटा अपान डी एक्स लिखूं तो डी अपान डी थीटा यानी कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया डिफरेंशिएशन कर दो, हाँ सर। लेकिन सर डी टू वाई अपन डी एक्स टू आ तो गया, लेकिन यदि मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन में कहीं डी थीटा अपन डी एक्स तो दिख ही नहीं रहा है। तो बेटा डी थीटा अपन डी एक्स नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट बनाया है वो डी एक्स अपन डी थीटा दिख रहा है, इसी को उल्टा करके वहां रख दो, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपान 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो 1 अपान 9 साइन 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी इक्वल टू कोसेक पावर 4 थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है बेटा, आ गई क्या डी टू वाई अपन डी एक्स टू की वैल्यू फाइनल। थोड़ा देखो मैच कर रहा है क्या आंसर, कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास इसमें का, क्या मिला 1/9 सेक थीटा इंटू कोसेक पावर 4 थीटा। ये देखो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड ये करेक्ट आंसर है इसका, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये मैच कर रहा है यहां पर 1/9 सेक थीटा इंटू कोसेक पावर 4 थीटा। बोल बेटा क्लियर है क्या, सही है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है, जो हमसे कह रहा है कि अल्फा का मान जिसके लिए रेखाएं, यानी एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है, और ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब ऐसे केस में अल्फा की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, अल्फा की। आओ भैया देख लेते हैं, यदि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो इसकी लिए अल्फा का मान कितना आएगा। तो सबसे पहली चीज एक कंडीशन समझो ध्यान से, कि यदि कहीं दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यदि ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती
है। लेकिन अब बात यह आती है कि सर हमें A1 A2 की वैल्यू कहां से मिलेगी, B1 B2 की वैल्यू कहां से मिलेगी। तो सबसे पहली चीज मैं यदि आपको बता दूं तो आपको फॉर्मेट में क्या रखना है, फॉर्मेट में रखना है जैसे होता है कि x या तो माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, x अपान a अपान अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस या प्लस जो भी b अपान बीटा। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू जो होती है ना अल्फा बीटा की, ये जो वैल्यू है फॉर्मेट ये होना चाहिए, x का मल्टीपल कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और x नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए ना, यहां प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है यही हमारा एबीसी होता है, एबीसी होता है। तो आओ भैया एबीसी निकाल लिया जाए ध्यान से। यदि एबीसी निकाल लिया जाए ध्यान से तो हमारा जो फंक्शन है 2 माइनस 3x, यदि यहां से देखा जाए 2 माइनस 3x, तो यहां से x इक्वल टू निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि यहां से आप अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, सीधे सीधे। तो माइनस 3x प्लस 2 अपान 3 है। ठीक है, इसे 2y माइनस 3 अपान अल्फा इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस 1 अपान 2। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करो थोड़ा सा। मैं इसे क्या लिखूंगा, x माइनस 2, ये माइनस 3 से डिवाइड किया इसका मतलब, तो ये माइनस 3 यहां भी जाएगा और 3/3 यानी ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली, उम्मीद इतना समझ गए होगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ना। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी a1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्फा बाई 2, c1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। ठीक है, यहां -2 माइनस करोगे, हाँ ये -1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा, -1 आएगा। a2 की बात करोगे तो a2 में आएगा आपका 2, b2 जो आएगा वो 3 आएगा, और c2 जो आएगा वो आपका अल्फा बाई 2 आएगा। ओके बेटा, अब ये वैल्यू रखो और रख के कैलकुलेट करो। तो -1 इंटू 2 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा से 2 से 2 काट दो, ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 अल्फा बाई 2 प्लस सॉरी माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -4 प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। यदि आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये -3 अल्फा माइनस 2 अल्फा सॉरी प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, यानी अल्फा -4 ट्रांसफर करोगे ये +4 हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4। कितना आ जाएगा, प्लस का 4, यानी अल्फा की वैल्यू प्लस का 4 आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, इसके साथ साथ यदि आप हमारे साथ जुड़कर सीयूटी या एनसेट की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा नया बैच गुरु बैच 2.0, गुरु बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, और जो कि एनसेट 2026 के लिए है, जिसके फीचर्स की यदि मैं बात कर लूं तो इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ई बुक, और उसके साथ साथ हर बच्चे को एक पर्सनल गाइडेंस टीचर के द्वारा मिलेगी, जिसके अंतर्गत हम बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड के कोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यदि आप अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा ऐप जिसका नाम है प्रिस्टाइन क्लासेस। और अभी तक ये इस बैच की प्राइस जो है वो 3500 है, लेकिन अभी ये ऑफर में आपको मिल रही है 2450 रुपए में। तो जल्दी करिए, कहीं ये मौका आपके हाथों से छूट ना जाए। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ लग जाइए अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देने के लिए। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, और यदि किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।